कि अगर लद्दाख में आप समर्थन देंगे तो हम भी आपसे सवाल करेंगे और बार बार करेंगे। एनसी मुझे बताओ, उस एनसी के कैंडिडेट की बात करते हो आप जो आज तक दिखाई नहीं दिया। हमें डिस्ट्रिक्ट से तहसील बनाया गया, किसने बनाया? उस एनसी की आप बात करते हैं। मैं बताऊं आपको कि मैं किस एनसी की बात कर रहा हूं जिसको लद्दाख में आपने समर्थन दिया। मैं उस एनसी लद्दाख का, मैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ का रियासी के मंडल की मेरे पास जिम्मेवारी। मीठा मीठा गुड़ू कड़वा कड़वा थू। यहाँ पे किसी से सुना है इसी पार्क में कोई एक व्यक्ति कहता है कि हम रशिया की भी मदद लेंगे, हम उसकी भी मदद लेंगे, हम इसकी भी मदद लेकर के 370 बहाल करें? ऐसे राजनीतिक पार्टियों को तो शर्म से डूब जाना चाहिए। अगर 4G से हमें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे से नुकसान होगा, हम भी जानते हैं। जिला विकास परिषद की चुनावों में नुकसान होगा। मेरी बात, हाँ, कुछ त्रुटियां अगर हमसे रही हैं उनको सुधारने के बस स्टैंड में कचरा फैलाना, वहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाना, कचरे का डंपिंग स्टेशन बना देना, ये कुछ त्रुटियां हैं। मुझे कोई सजा देना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन सजा वो जनता डिसाइड वही तो मैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। विद्यार्थी नेता से भाजपा नेता बने राघव कृष्ण केसर जी हमारे साथ है। जिला विकास परिषद के चुनावों पर उनसे चर्चा ही करेंगे और इसके अलावा भी उनसे तमाम सवालात करेंगे। तमाम मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, जनता परेशान है, उन मुद्दों को लेकर भी इनसे सवालात करेंगे। आइए बात करते हैं राघव कृष्ण केसर जी से। राघव जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद अंशित जी। राघव जी, हमने देखा कि जब आप विद्यार्थी नेता से तो तमाम मुद्दों को लेकर, विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर आप सड़क पर दिखते थे, तमाम भाषण आपके सोशल मीडिया पे चलते थे, लेकिन जब से आप भाजपा में आए हैं तो कुछ चुप से हो गया। क्या पार्टी ने आपको चुप करवा दिया? नहीं, जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो तब लोग मुझे ये कहते थे कि ये ज़्यादा बोलता है। तब ये लोग कहते थे कि हर बात में जो है लड़कों को लेकर के, विद्यार्थियों को लेकर के सड़क पर आ जाता था। लोगों की तब भी कंप्लेंट रहती है। देखिए, ये एक राजनीतिक अगर हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हमेशा जो है लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, साथ ही साथ महत्वाकांक्षाएं लोगों की बढ़ी हैं और आप चुप हो गए। मैं वही बता रहा हूँ, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, साथ ही साथ हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ती जाती है। जब मैं विद्यार्थियों के क्षेत्र में था तब हम बहुत, क्योंकि विद्यार्थियों के मसले इस तरीके के होते हैं कि जब तक आप उनको सड़क पर ना लेकर के जाओगे, और मैं तब भी ये कहता था कि विद्यार्थियों को सड़क पर लेकर के जाने का मतलब ये नहीं होता था कि उनसे हमने कोई हल्ला करवाना है। हम उनके अंदर एक संघर्ष करने की प्रवृत्ति को पैदा करना चाहते थे, ताकि वो आने वाले समय में भी जब उनके साथ कुछ गलत हो उसमें भी वो संघर्ष करने की प्रवृत्ति उनमें बनी रहे। वो एक अलग से सारे उनका काम करने का तरीका होता था। भारतीय जनता पार्टी में उसके 2 साल के बाद मुझे जिम्मेवारी मिली है, विद्यार्थी परिषद से मुक्त होने के बाद। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कोविड का समय मुझे जब भारतीय जनता पार्टी, कहा कि प्रवृत्ति उनमें बनाना था, लेकिन आपकी प्रवृत्ति वो चली गई भाजपा में। प्रवृत्ति वैसी ही है हमारी, जो वैसा कोई मौका आपने देखा अब वो दर्द तो दिख रहा नहीं आपको मुद्दों को लेकर। विद्यार्थियों के मुद्दे पर तो आप बोलते थे जब से भाजपा में हैं। शुरू में आपने कोशिश की थी हालांकि, लेकिन उसके बाद तो आप चुप हो गए, गुम भी हो गए। उसके बाद मैं वही बता रहा हूँ, लगभग 1 साल से कोरोना काल चल रहा है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि कोविड के अंदर भी हम उस तरीके के संघर्ष करें, नहीं, उससे पहले भी हमने सारे मुद्दों पे प्रयास किया है। आपने भी कवर किया है, हमने लगातार प्रयास किया है। टोल प्लाजा पर भी प्रयास किया था, लेकिन प्रयास आपका कामयाब नहीं। प्रयास करना हमारा काम है, संगठन की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मेरे पास एक संगठन के काम करने की मंडल, संगठन की जिम्मेवारी है आपने कहा। तो संगठन ने क्या आपको चुप रहने के लिए कहा है कि आप सभी मुद्दों पर नहीं बोल सकते? सब लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई भी चुप नहीं है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप कभी भी सवाल करेंगे, कोई चुप नहीं है। हम हर बार अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपने कहा कि चुप नहीं है, तो मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा। जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो सब हर इंटरव्यू में हम सवाल करते हैं 4G को लेकर। 370 टूटने के बाद जम्मू में भी, पूरे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को बंद किया गया। फिर कोर्ट के दखल के बाद 2G सर्विस दी गई, वो भी कोर्ट के दखल के बाद। कोर्ट ने जब कहा तो तब दी गई। तो आपकी सरकार स्वतंत्रता और सुरक्षा एक साथ ही नहीं दे पा रही। लोगों को इंटरनेट के जरिए अपनी बात रखने का वो चाहते ही नहीं, लोग अपनी बात को रखें, तो आपकी सरकार पूरी तरह से उसमें विफल रही। नहीं, आप क्या मतलब न्यायालय में जो केस चल रहा है उस पर आप अगर अपना बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं जब तक इससे पहले की बात की जब 2G चलाने की उन्होंने बात की थी, 4G कोर्ट के, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कुछ मुद्दे जो हैं वो कोर्ट के जब संलिप्त हो जाते हैं तो उस पर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता। मैं बार बार कह चुका हूँ, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो पहले के राम माधव जी ने 370 का मामला भी कोर्ट में चल रहा है, तो उस पे तो आपकी पार्टी के नेता बोलते हैं कि वो कभी नहीं आएगा, तो उस पे क्यों बोला जाता है? और नहीं, जो आपको सूट करता है फैलाने की बात कोशिश, मैं आपसे
कोशिश करूँगा, आप भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। 370 का मामला कोर्ट में नहीं है। 370 को किस तरीके से हटाया गया है वो संवैधानिक है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, मेरी संवैधानिक है या नहीं है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, ये कोर्ट डिसाइड करेगा या राघव कृष्ण केसर। मेरी बात सुनिए अंशी जी, भारत का सबसे बड़ी जो संस्था है, लोकतंत्र जिसकी वजह से जिंदा है, वो संसद है। संसद के अंदर ये सारा जो प्रक्रिया हुई वो संसद में हुई है, कहीं पर रोड पर बैठ करके या किसी रोड के किसी के घर में बैठ करके गुपकार गैंग की तरह कोई डिक्लेरेशन ये नहीं हुआ है। इसमें भ्रम फैलाने की बात छोड़ दीजिए। और मैं तो लोगों से कहूँगा 370 को भूल जाइए। अब इसको मुद्दा बना करके और ये सब बातें करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपने भी वही बात की, अगर कुछ लोगों को लगता है कि इसमें संवैधानिक रूप नहीं अपनाया गया, असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसे पास नहीं किया गया क्योंकि असेंबली थी ही नहीं उस समय, ये सेंटर से किया गया, मामला कोर्ट में है, तो आप उस टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन जब 4G की बात आती है तो आप कोर्ट का हवाला देते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मतलब कोर्ट से उसको बाहर निकाल करके आज ही जो है वो, अगर आप ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप एक देखिए, हमने हमेशा देशभक्ति की बात की है और हमने ये भी बात की है कि 4G लागू होना चाहिए, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लोगों को से वोट लेने की अगर अपेक्षा होती, अगर हम सुरक्षा को अलग रख दें और वोट की अगर भूख हम लोगों को होती तो कब से 4G चालू कर दिया होता। हमें पता था कि ये DDC के चुनाव होने वाले हैं। आप वो नहीं समझ रहे कि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। आप ही की बात से मेरा एक सवाल है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये क्यों ये भ्रम फैलाने की बात करते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार है। आप इस चीज़ को समझिए अंशित जी, अगर 4G से हमें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे से नुकसान होगा, हम भी जानते हैं। जिला विकास परिषद की चुनावों में नुकसान होगा। मेरी बात सुनिए, नुकसान होगा, ये आप सब लोगों को पता है कि 4G सब लोग चाहते हैं कि चालू होना चाहिए, लेकिन हम कभी भी सुरक्षा एजेंसियों का और कभी भी प्रदेश की सुरक्षा के साथ समझौता करके कुर्सी हम लोगों को प्यारी नहीं है। अगर कहीं पर हमें किसी चीज़ के साथ समझौता करना पड़ रहा है तो हम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट वो कहती है कि नेशन फर्स्ट है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, पार्टी उसके बाद है, सेल्फ सबसे अंत में आता है। इसलिए मैं ये कहूँ कि 4G हमने दबा करके रखा कि हम नहीं चलने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है अंशी जी। कंट्रोडिक्शन आपकी बात में। पूर्व जो उपराज्यपाल थे उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसा इसे रोका नहीं गया है। जब सरकार कहती है कि जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने ही इस पर रोक, तो अब आप ही की बात में कंट्रोडिक्शन है, सही है कौन गलत? नहीं, मेरी बात सुनिए अंशी जी, पूर्व उपराज्यपाल जी ने जो कहा है, अब उस पर हम अगर चर्चा करेंगे तो हम कोई एजेंसी नहीं है कि जिसने कोई डिसीजन लेना है। अभी के जो समय में जो प्रशासन यहाँ पर पूरा ठीक से चला रहा है, उनके निर्णय में हस्तक्षेप करने में हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम संगठन में हैं। हम यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश की सरकार में नहीं बैठे हुए। केंद्र में आपकी सरकार, केंद्र की बात है, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन आप समझिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर हमारी सरकार नहीं है। यहाँ पर आने वाले समय में चुनाव होंगे, उसके बाद की क्या सारी रणनीति होगी, क्या होगी, वो अलग बात है। लेकिन अभी के समय में प्रशासन क्या तय कर रहा है, सुरक्षा एजेंसियां क्या तय कर रही है, वो बात की बात है। लेकिन मेरे और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने पहले भी ये बात की है, अभी भी हम यही बात करें कि 4G को चालू कर देना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि 4G को बंद रखना चाहिए। क्या भाजपा को ये भी डर है कि अगर ये शुरू हो जाता है हाई स्पीड इंटरनेट, या उस समय अगर इंटरनेट को बंद नहीं किया जाता तो विरोध होता है इस फैसले का? जम्मू में भी विरोध देखने को मिलता कुछ स्थानों में। देखिए, इसलिए बंद किया गया है, आवाज़ को दबाने की। देखिए, ऐसा अंशी जी ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप देखिए कि आप एक चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि आतंकवाद में एक आतंकवादी को जब हमारे सुरक्षाकर्मी ढेर कर देते थे तो उसके बाद कितना बड़ा जन सैलाब उनके लिए वहाँ पर इकट्ठा हो जाता था। पत्थरबाजों की इतनी बड़ी फौज वहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी। आज वो लोग नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को उनके तरीके से काम करने देना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि 4G चालू किया जाए। अब उसमें जब तक वो सुरक्षा एजेंसियां ये क्लियरेंस नहीं देंगी तो मैं, आप या यहाँ पर कुछ लोग बैठ करके हम तय नहीं कर सकते। जम्मू के लोगों का क्या कसूर है? आपने कश्मीर की बात की, जम्मू के लोगों का क्या? देखिए, अभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई इतना बड़ी एजेंसी नहीं हूँ जो डिक्लेयर कर देगा कि क्या कसूर है क्या नहीं कसूर है। मैं मानता हूँ कि एक मीडिया कर्मी होने के नाते आपको ये प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन अब मैं यहाँ पर बैठ करके सुरक्षा एजेंसियों के किसी काम करने के तरीके पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। मतलब मैं उनसे ज़्यादा समझदार या मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ। कांग्रेस ने किया होता या एनसी ने किया होता तो तब भी आप ये बात कहते? मैं देखिए एनसी ने या कांग्रेस ने ये नहीं किया है, ना ही ये किसी सरकार ने किया है। आप इसमें क्यों हर बार में पॉलिटिकल, ये यहाँ के प्रशासन ने किया है।
अब इस बात में ये राम मंदिर कोर्ट ने किया था, वो क्रेडिट आप लेने के तैयार है? मैंने क्रेडिट नहीं लिया, वो भगवान श्री राम का मंदिर है, उसमें मैं कभी क्रेडिट नहीं लूंगा। कोर्ट का फैसला, कोर्ट का फैसला मैं क्रेडिट आप लेंगे, लेकिन इंटरनेट बंद होगा तो वो आप प्रशासन पे मैंने कभी किसी चीज़ का क्रेडिट लेने की बात नहीं की। अगर क्रेडिट हम लोगों को लेना होता तो डीडीसी के चुनाव से पहले 4G को हम चालू करते, डीडीसी के चुनाव से पहले 4G चालू करते, उसके बाद चुनाव करवाते। नुकसान आप ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपको नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान होगा। जो बात नहीं कह रहा हूँ, आप क्यों मेरे से गुलवाना चाहते हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें नुकसान होगा, मैं कह रहा हूँ हमें क्रेडिट नहीं लेना है, हम क्रेडिट लेने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और रही बात मतलब तो वही, आप एक चीज़ सुनिए, कोर्ट ने किया क्या, कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का, और उसमें इतनी जल्दी काम कभी आप देख रहे हैं कि पिछले कई दशकों में हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन ठीक है, भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ हुआ करता था उसके बाद से ये बात करती आई है। 370 हटेगा, ये हमारे खून में, हमारे विचार में था। वो ये धीरे धीरे सब मुद्दे हल हो रहे हैं। क्रेडिट किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, मुझे लगता है ये जनता पर छोड़ देना चाहिए, वो निर्णय करेंगे। अब यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे। बन टोल प्लाजा का एक मामला है, जनता को अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं और हर साल टोल बढ़ाया जा रहा है। केंद्र से आपकी सत्ता चल रही है और आपकी सरकार भी यहाँ पे थी, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। टोल पर क्या कहेंगे? मानेंगे गलती आपकी है, आपकी सरकार उसे हल नहीं कर पा पाई, आपने भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद आप चुप हो गए। अंशी जी, मीडिया जो उसका रोल होता है, मुझ में कई बार मैं बहुत हताहत होता हूँ कि आपने कभी भी एक बार भी ये बात नहीं की कि 2013 में या 14 में जब ये नोटिफिकेशन चालू या लागू हुई थी तो तब यहाँ केंद्र में और यहाँ राज्य में किसकी सरकार थी। अब मैं उन बातों को नहीं कहूँगा, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने हर साल जो बढ़ता है वो तो रोक सकते हैं। बात तो सुनिए ना आप, मैं वही कह रहा हूँ कि मीडिया का रोल क्या है। कभी हमने खुल करके ये लोगों को बताने का प्रयास किया कि ये करतूत किसकी है। और भारत के राजपत्र का जो पूरा हवाला देते हुए सारे मतलब एप्लीकेशंस के लेटर्स और आंसर सब मेरे पास हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसका कसूर है उसको हम कैसे छोड़ देंगे? कांग्रेस का कसूर है। हाँ, तो आप राजनीति करें, आपके प्रयास का रिजल्ट कब आएगा? क्या दूसरी सरकारों में रिजल्ट आएगा या आप ही की सरकार? हमारी ही सरकार में रिजल्ट आएगा, ये मैं आपको निश्चित करता हूँ। लेकिन अंशी जी, ये पूरे देश भर में इसको जो है इस पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा और पूरे देश भर के सभी टोल प्लाजाज इससे अफेक्ट होंगे। उस कारण इसमें देरी हो रही है। और अगर आप ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि ये टोल में हम लोग ज़्यादा पैसे देते रहें, ऐसा नहीं है। उस पूरे पॉलिसी को चेंज करने की जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो प्रशासनिक स्तर पर काम होने हैं, वो लगातार चल रहे हैं। आपको सत्ता में लोगों ने किस लिए लाया था? पुरानी सरकारों को क्यों हटाया था कि जो गलत पॉलिसीज है या फिर लोगों को जहां लूटा जा रहा है वो बदला जाए? आप 6 सालों में बदलने में कामयाब नहीं रहे। आप देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में जितनी चीज़ें थी, हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। जो आपने बोला 370 का मुद्दा था, हम लोग हर चीज़ पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार काम कर रही है। तो हम ये कह दें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो लोगों को पता है। आप देखिए कि धीरे धीरे अब ये जितना भी कोरोना का काल चला है, कोविड का काल चला है, इसमें क्या घर घर तक राशन नहीं पहुंचा है? माइनिंग बंद है, लोगों ने अपने आशियाने बनाने हैं। हर किसी का सपना होता है कि अपना एक अच्छा सा घर हो, छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, लेकिन जल्दी वो बने और वो उसमें गृह प्रवेश करे। लेकिन वो गृह प्रवेश आपकी सरकार के कारण रुका हुआ है क्योंकि आप उसकी परमिशन यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या इसके लिए कम से कम अपने आप को जिम्मेवार मानेंगे, अपने नेताओं को जो नहीं करवा पा रहे? क्या सिर्फ वोट लेने के लिए ही नेता बाहर निकले? अगर आपको कहीं लगता है तो हम जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी वो जिम्मेवारी तो आप ही की। हाँ, मैं जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे कोई सजा देना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन सजा वो जनता डिसाइड करेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। इसलिए ये बोल देना कि हमारी सरकार ने रोक करके ये रखा है, ऐसा नहीं है जी। और ये बोलना कि हमारी सरकार, ये शब्द को ठीक करने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में हमारी आपकी किसी की सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। किसी पार्टी की सरकार नहीं है। ये प्रशासन, उपराज्यपाल का जो शासन चल रहा है, इसमें कुछ चीज़ें दिक्कत वाली हैं। कोई फैसले करते हैं या फिर नौकरियों का फैसला हुआ तब तो क्रेडिट लेने के लिए आपकी सरकार चलती है। आपके जम्मू कश्मीर के जो प्रधान हैं, मेरी बात सुनिए, वीडियो बना के उसे रिलीज कर। मैं आपसे वही कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो कुछ काम रुके हुए हैं, ये जो माइनिंग वाले मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, मैं आपके ये मीडिया के माध्यम से भी मैं सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि बहुत ही जल्द, कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये मुद्दा हल हो जाएगा।
ये मैं आपके सामने बैठ करके यहाँ ये तो चुनाव में बरगलाने वाली बात भी नहीं फिर आप अभी तक कहाँ थे आप? अभी तक कहाँ थे? सवाल तो उठेगा कि अभी तक आपने इस मुद्दे को हल क्यों नहीं करवाया, और चुनावों में ही क्यों आप इस बात को कर रहे हैं कि ये हल हो जाए? ये प्रश्न भी तो चुनावों के बीच में ही उठाए जा रहे हैं ना। यानी कि लोगों ने जब आवाज उठाई तो आप तक आवाज नहीं पहुंची लोगों की। ये प्रश्न पहले भी था अंशी जी, ये प्रश्न पहले भी था। वो जो ग्रीन ट्रिब्यूनल की आप बात कर रहे हैं, वहां से सारी क्लियरेंस लेने की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कुछ दिनों में वो सारा का सारा मुद्दा आपके सामने होगा। इतनी देर तक जो लोग परेशान हुए उसकी जिम्मेवारी किसी को लेनी पड़ेगी। इतनी देर तक कुछ चीज़ें कानूनी दांव पेच में अगर कुछ फंसी हुई चीज़ें हैं, आप देखिए ना कितने सारे कानून जो हैं देश के यहाँ पर कभी लागू नहीं होते थे। क्या उसके बारे में कभी किसी ने बात की कि देश भर के कानून यहाँ पर लागू नहीं हो रहे हैं? हमारी नौकरियां भी बाहर जा रही हैं, तो उसके बारे में उसके बारे में बाहर जा रही हैं, क्यों बरगलाने का प्रयास कर, कैसे जा रही हैं नौकरियां? मुझे आप एक एग्जांपल दीजिए कि नौकरियां बाहर एक लिस्ट में 2 बाहर के लोगों का नाम बोला गया। कौन सी लिस्ट में बाहर के लोगों का नाम है? ये इस प्रकार से बोल देना। तब भी जब ये डोमिसाइल वाला लॉ आया था तब भी ये कहा गया है कि 90 से अधिक प्रतिशत जो है नौकरियां यहाँ पर आरक्षित रहेंगी। यहाँ के युवाओं के लिए उन्होंने आवाज उठाई तो वो उन्हीं के लिए आरक्षित रहेंगी। जमीन कोई भी ले सकता है, उस पर भी बेचेंगे तो कोई लेगा। अंशी जी, खुली नहीं पड़ी है। ये फारूक अब्दुल्ला की सरकार नहीं है कि जिसका मन किया था तो रोशनी एक्ट के अंतर्गत कहीं 100-200 रुपए में खरीद करके कनाल जो लैंड जो है कब्जा कर लेंगे। ये कब्जा करने वाली बात नहीं चलेगी। ये कोई भी आ करके आपकी जमीन पे कब्जा नहीं करेगा। आप अगर बेचेंगे तो कोई ले। हिमाचल में जगह नहीं ले सकते, मेरी बात कुछ साल रहने के बाद ही ले सकते हैं। यहाँ आके प्रचार कर। मेरी बात सुनिए आप अंशी जी, ये बरगलाने वाली जो बात अभी निकली है इसको पूरा होने दीजिए ना। आप यहाँ कैसे ही कोई भी कह सकता है कि भाई यहाँ पर जो है वो बारू आयाने जी वो जो बात करते हैं एनसी के लीडर वो है राम मंदिर बनिया हैं ते हैं 370 डी हैं। उससे भी पूछना चाहता हूँ मैं कि बारू आयाने जी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे थे, पुलिस वाले कुछ ने पूछना नहीं दूसरे। भैया मेरे को एक बात बताओ, बाहर से आकर के कैसे कोई जमीन यहाँ पर, ये क्या एनसी और कांग्रेस की सरकार चल रही है जो जबरदस्ती किसी पे कब्जा कर लेंगे? यहाँ पर केंद्र सरकार और यहाँ पे उपराज्यपाल सरकार बढ़िया तरीके से काम कर रही है और जगह यहाँ पर वही खरीद सकता है जिसको मैं बेचूंगा। जगह मेरी है, मैं नहीं बेचूंगा। चलिए अब आप ही की बात से मेरा एक सवाल है कि अगर आपके पास कोई लैंड है, यहाँ के स्थानीय निवासी आपको कम रेट दे रहे हैं और बाहर के कोई शख्स आपको ज़्यादा रेट दे रहा है, तो राघव कृष्ण केसर किसे जगह दें? नहीं, आप यही बात मतलब आप ये लोगों को तय करने देंगे कि मुझे तय करने देंगे? ये उनका निर्णय है कि उनको कम पैसे में ज़मीन बेचनी। और मैं बताऊँ यहाँ पर सवाल का जवाब मैं उसी पे बात पे मैं आ रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जो धरती इसको माँ माना जाता है। आप बहुत कम लोगों को देखेंगे जो ज़मीन बेचता है, और ज़मीन आदमी वही बेचता है जिसको बहुत मजबूरी हो गई हो। सवाल का जवाब हूँ अंशी जी, आप जस्ट इतना पूछा कि आप किसे जगह बेचोगे? मेरी बात सुनिए ना, मैं तो जगह नहीं बेचूंगा क्योंकि जो जगह जो है वो मेरी माँ के समान है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि अगर मेरे पास थोड़ा भी जमीन का टुकड़ा होगा मैं किसी को बेचूंगा। मैं लोग बेचते हैं। मजबूरी में अगर कोई बेचेगा तो वो उसका निर्णय है कि वो किसको बेचेगा। लेकिन ये बोल देना कि बाहर के लोग आकर के आपकी जमीनों पे कब्जे कर देंगे, ये गलत बात है। ये कई लोगों ने ये कहा भी है, ये गलत है। इसको लोगों को बरगलाने की जरूरत नहीं है। एनसी के जो उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि फिरका प्रस्त ताकतों के खिलाफ लड़ना है हमें। आपको वो फिरका प्रस्त एनसी मुझे बताओ, उस एनसी के कैंडिडेट की बात करते हो आप जो आज तक दिखाई नहीं दिया। एक आम कार्यकर्ता एनसी का जिसने मेहनत की है उसकी भी टिकट जो है एक विधायक और एक मतलब कैबिनेट मंत्री रहा, वो चुनाव यहाँ से लड़ेगा। और उस एनसी की आप बात करते हैं, ये दुनिया में शायद पहला उदाहरण रियासी डिस्ट्रिक्ट ऐसी होगी जिसकी डिमोशन हुई है। तहसीलों से एसडीएम मतलब सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनती है और उससे डिस्ट्रिक्ट बनती है। हमें डिस्ट्रिक्ट से तहसील बनाया गया, किसने बनाया? उस एनसी की आप बात करते हैं। उनको तो लोगों के घरों पर जाने पर भी शर्म आनी चाहिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात कहती है कि हम लोग चाइना की मदद लेंगे। और मैंने यहाँ पे किसी से सुना है, इसी पार्क में कोई एक व्यक्ति कहता है कि हम रशिया की भी मदद लेंगे, हम उसकी भी मदद लेंगे, हम इसकी भी मदद लेकर के 370 बहाल कराएंगे। मतलब भारत के संविधान के तहत चलने वाली संस्था संसद पर आपको विश्वास नहीं है। आप बाहरी ताकतों की मदद से जो है, चाइना और पाकिस्तान की मदद से चलने वाले ऐसे राजनीतिक पार्टियों को तो शर्म से डूब जाना चाहिए। शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं बताऊं आपको कि मैं किस एनसी की बात कर रहा हूं जिसको लद्दाख में आपने समर्थन दिया। मैं उस एनसी लद्दाख का, मैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ का रियासी के मंडल की मेरे पास जिम्मेवारी है। लद्दाख मीठा गुड़ू कड़वा थू। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अलग है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अलग है। लद्दाख के लोगों ने यूनियन टेरिटरी बनने के लिए संघर्ष किया है। लद्दाख को कितना इस एनसी और कांग्रेस की सरकार ने लताड़ा है, वहाँ पर एक विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा।
उस लद्दाख के अंदर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ किस तरीके से इस निर्णय का स्वागत किया गया, उस परिस्थिति जिसको यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि उस एनसी ये वही एनसी है, यहाँ आप लद्दाख में जिसको समर्थन करते हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के समीकरण, वहाँ की परिस्थितियां अलग हैं, यहाँ का जो तो यहाँ परिस्थितियां अलग होंगी, वहाँ समर्थन करेंगे, और यहाँ वोट बैंक, यहाँ वोट लेने होंगे, वहाँ विरोध करेंगे, वहाँ गुपकार गैंग। तो आप क्या चाहते हैं कि लोग मैं एनसी का समर्थन करने के लिए चले जाऊं? मेरे दिल के अंदर, मेरे अंदर देश सर्वप्रथम है, मेरे लिए देश पहले है। तो लद्दाख में भाजपा, जो आपके भाजपा के नेता है, उनके लिए देश सर्वप्रथम नहीं? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप क्यों मतलब ये आप मीडिया के लोगों को, जो लोगों के सामने सही, मैं तो बार बार ये प्रश्न करूंगा आज बैठ करके कि मीडिया तब कहाँ था जब 5 लाख के बीमा के लिए आज भी हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, वो कहते हैं हमें पता नहीं है कि हमारा 5 लाख का बीमा होना। मैं उस सवाल मैं आऊंगा आयुष्मान भारत पे भी आऊंगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एनसी की अगर आप बात करेंगे, वो देश विरोधी थी, देश विरोधी है, देश विरोधी रहेगी, और आप उस देश विरोधी पार्टी का लद्दाख में समर्थन करेंगे। आपने कभी उनसे पूछा, जो आज कांग्रेस जो है एनसी के साथ मिलकर के चुनाव यहाँ लड़ रही है, वो कैंडिडेट यहाँ नहीं उतारे, गुपकार गैंग का पूरा यहाँ पर हिस्सा बनी। गुपकार गैंग के बाद आप लद्दाख में समर्थन क्यों कर रहे हैं? गैंग का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप लद्दाख, आप फिर जम्मू कश्मीर और हिमाचल को इस तरीके से जोड़ देंगे? समीकरण देखिए ना, लद्दाख अलग है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अलग है। अंचित जी, क्यों आप उसको मिक्स कर रहे हैं? हम तो हिमाचल को जोड़ेंगे। अनुराग ठाकुर जी यहाँ अगर आके प्रचार करेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि हिमाचल में अगर जगह नहीं ले सकते, कुछ साल रहने के बाद ले सकते हैं। तो जी, मैं फिर वही, आप उस मानसिकता से बाहर निकलिए। कोई यहाँ पर जगह जबरदस्ती कब्जा नहीं करेगा, कोई जबरदस्ती यहाँ से आपसे जगह छीन करके नहीं ले जाएगा। जगह जो है किसी की मर्जी होगी, किसी का मन होगा तभी वो बेचेगा, अन्यथा यहाँ पर कोई जगह नहीं बेचेगा। महत्वपूर्ण चुनाव है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने तो कहा आपके उम्मीदवार जो चमन लाल भगत जी की मुद्दे ही खत्म हो गया, सब हल हो गया। केंद्र सरकार के मैनिफेस्टो के आधार पर जो मुद्दे बड़े बड़े थे वो खत्म हो चुके हैं। उनका कहने का अभिप्राय ये था, वो ये नहीं कह रहे कि मुद्दे खत्म हो गए। मुद्दे तो राजनीति में कभी भी खत्म नहीं होते हैं, कई बार तो मुद्दा नहीं भी होगा तो उसको मुद्दा बनाया जाता है, इसलिए राजनीति में मुद्दे खत्म नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, केंद्र के मैनिफेस्टो के अंदर जितने बड़े बड़े मुद्दे थे उनको हल कर दिया गया है, ये उनका कहने का अभिप्राय था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी का जो आपने भी जैसे मुझे कहा था, ये जिला विकास परिषद के जो चुनाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उसमें आगे किस तरीके की रणनीति और क्या आगे लोग उसमें तय करेंगे ना, कि किसको उन्होंने आगे लेकर के जाना है, किसको उन्होंने पछाड़ना है। इसलिए ये सारे अभी 19 तारीख को और 22 को रिजल्ट आने में सब चीज़ें तय होंगी। चलिए, जिला विकास परिषद में किसकी सत्ता बनेगी, किसका चेयरमैन बनेगा, ये तो 22 तारीख को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन नगर पालिका रियासी में आपकी सत्ता है, कटरा में भी आपकी सत्ता है, तो सफाई व्यवस्था आपने भी देखी है और मैंने भी देखी है। रियासी की अगर बात करें तो रियासी के बस स्टैंड को कचरा स्टैंड बना के रखा है। मैं और भी भाजपा के नेताओं से पूछता हूँ, तो क्या इस तरह का विकास आप करेंगे अगर जिला विकास परिषद में भी जीतते हैं, चेयरमैन बनता है, या यहाँ पे आपके नेता जीतते हैं, तो क्या इस तरह का विकास आप देने जा रहे हैं? नहीं, देखिए अंशित जी, इस तरीके का विकास, ये शब्द ही कुछ ठीक नहीं है। हाँ, कुछ त्रुटियां अगर हमसे रही हैं उनको सुधारने के के बस स्टैंड में कचरा फैलाना, वहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाना, कचरे का डंपिंग स्टेशन बना देना, ये कुछ त्रुटियां हैं। क्या स्वच्छ भारत अभियान आप ही की सरकार में शुरू हुआ, लोगों ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन नगर पालिका रियासी ही जब रियासी के मुकट को, रियासी के बस स्टैंड को डंपिंग यार्ड बना देगी, तो ये कैसा विकास होगा? लोग कैसे समझेंगे आपके विकास? देखिए, इसमें जो हमारे सुदेशपुरी जी हैं वो लगातार कोशिश में हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि उसमें कहाँ पर इसका डंपिंग यार्ड बनाया जाए। रियासी को साफ़ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना हम सब लोगों की प्रायोरिटी है। लोगों ने उसमें बहुत सहयोग किया है, और देखिएगा कि ये जल्द ही उसका कोई परमानेंट हल सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। नहीं कर पा रहे आप काम ढंग से। मैं त्रुटियों की बात कर रहा हूँ। काम तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर त्रुटियों को दूर करने के लिए आपको सत्ता सौंपी थी ना? नहीं, फिर ये गलत बात है जी। त्रुटियों को दूर करने के लिए सत्ता नहीं सौंपी। हमसे जो त्रुटियां रह रही हैं, हमसे जो गलतियां हो रही हैं, उसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन हम कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आने वाले समय में जैसे आप कह रहे हैं कि जिला विकास परिषद के जो नतीजे आएंगे, उसके बाद तो निश्चित तौर पर जो है चेयरमैन हमारा ही बनेगा, और उसमें बहुत अच्छे से, क्योंकि ये पंचायतों का चुनाव है,
ये पंचायतों का चुनाव है। जैसे रियासी विधान जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 10 पंचायतों के लोग वोट डालेंगे और उस पंचायतों में विकास को किस तरीके से सुदृढ़ करना है, सशक्त करना है, उसके लिए हम लोगों को मौका मिला है, हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है, देखिए आप एक चीज़ देखिए, एक विधायक हुआ करता था जिसके पास 1 लाख से ज़्यादा लोग वोट डालते थे और उससे नीचे अगर कोई चुना हुआ नुमाइंदा था तो वो एक सरपंच था। एक सरपंच के पास 1000 लोगों की एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक विधायक के पास 1 लाख से ऊपर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उस गैप को पूरा नहीं किया जा सकता था। कई बार एक विधायक जो है वो हर जगह जा करके सारे काम नहीं किया कर सकता, इसलिए ये पहली बार हम लोगों को मौका मिला कि 10-10 पंचायतों पर 12-12, 15-15 हज़ार की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना करके उनमें किस तरीके से पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना, हर जगह पर ठीक से पावर लोगों के हाथ में रहे, सरपंचों को सुदृढ़ करना, यहाँ पर जब ये डीडीसी के सदस्य बन जाएंगे उनको सुदृढ़ करना, इस तरीके से गांव के एक आम व्यक्ति तक भी विकास किस तरीके से पहुंचा जाए, उसकी तैयारी जो है इस जिला विकास परिषद के चुनावों के तौर पे की जा रही है। डिसेंट्रलाइजेशन करना, लेकिन जो सरपंच है, जो पंच है, वो तो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं ना हमारे पास अधिकार हैं, वो तो ऐसे कहते हैं, मीडिया में चलता है, आपने देखा होगा। ये कुछ लोग कहते हैं, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, पहली बार दशकों से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर लोटा बावली है, वहाँ पर तक का रास्ता बना दिया जाए और वहाँ पर लोग जो हैं आना जाना करते हैं। पहली बार इस सरपंच हमारा इस जो केंद्र की सरकार ने आने के बाद, जो संशोधन भी लागू होने के बाद पहली बार उन्होंने ये इस बात को एडमिट किया है कि इतना पैसा पहली बार आया है और वो आप वहाँ जा कर के देखिए, वो फर्स्ट क्लास बाथिंग घाट और ये सारी चीज़ें बन रही हैं। सरपंच या पंचिस मीडिया के सामने आके ये बात करते हैं जो मैंने आपको बताई, तो उनका क्या मैं ऐसे कोई सरपंच अपनी पंचायत की एग्जाम्पल दे दी तो वो सब मसले खत्म करके देखिए, हर पंचायत से सरपंच से पूछिए जरा कि क्या अभी तक 15-15, 20-20 लाख रुपए के काम सालाना उनको नहीं आ रहे हैं? कि आप उनसे प्रश्न कीजिए ना कि आप फाइल दिखाइए, क्यों नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। बैक टू विलेज के पहले के पैसे रिलीज नहीं हुए तो लोगों ने विरोध किया। सरपंच की समझदारी चाहिए, उनको बिठा करके एक आम राय बना करके जो पैसा जहां पर आया है उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करके उसकी अपनी नेतागिरी भी चलेगी, लोगों का भी फायदा होगा। लेकिन इस काम में कुछ लोग अगर जो है विफल रहते हैं तो फिर वो ठीकरा फोड़ देते हैं कि वो पैसा वापस चले जाए। माई टाउन माई प्राइड शुरू किया गया, रियासी के बस स्टैंड में गंदगी है, क्या यही है माई टाउन माई प्राइड? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि ये कुछ प्रश्न यहाँ पर प्रशासन से भी पूछने चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो अधिकारी यहाँ पर बैठ करके एसी का आनंद ले रहे हैं और सिर्फ नेतागिरी करने का काम कर रहे हैं, उनकी भी चिंता का विषय ये होना चाहिए। ये कभी भी एक चुनी हुई नेता तो बोल रहे हैं ना चुनाव कराइए, अपोजिशन वाले भी बोल रहे हैं चुनाव तो आपकी सरकार नहीं करवा रही, चुनाव ही हो रहे हैं, एमएलए के चुनाव नहीं करवा पा रही। भूल जाइए अभी जो क्या सरपंच एक निर्देश दे पाएगा, एक जिला आयुक्त को निर्देश दे पाएगा? क्यों नहीं दे पाएगा? क्यों नहीं दे पाएगा? सरकारी नौकर हैं वो, हमें वो समझना पड़ेगा। वो सरकारी नौकर हैं, उनके पास जाकर के एक आम व्यक्ति भी जाकर के अपना काम बता सकता है, क्यों नहीं सुनेगा वो? ये कौन सा मतलब, ये आपातकाल चल रहा है, इमरजेंसी चल रही है कि कोई अधिकारी, जिले का अधिकारी नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? एक सरपंच जा करके अपने दावेदारी के साथ क्यों नहीं, वो चुना हुआ नुमाइंदा है, क्यों नहीं सुनेगा? ये कोई बात नहीं होती है। लोकतंत्र में एक चुने हुए नुमाइंदे की जो सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत के साथ आप जाइए ना किसी दफ्तर में, कोई नहीं मानता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं कोई सुनेगा? मैं जो बात कह रहा हूँ, इस समय में जो चुनाव हैं, बाकी पार्टियां जो कह रही हैं, वो तो पहले कहते थे डीडीसी के चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जब उनको समझ आएगी कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है, आप देखिए जरा, 3-3 बार के विधायक, केंद्रीय मंत्री जो हैं, इसके लिए एक सदस्य के लिए अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण चुनाव है आप ये समझ सकते हैं। और उसमें आपके उम्मीदवार की बात करते हैं, जो एनसी के उम्मीदवार हैं उनको कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है, तो आपका समीकरण कहीं बिगड़ता हुआ आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस तो कहीं पर कहीं खेल में आप उसको समझिए नहीं। कांग्रेस तो एक तरह से अपनी छवि को बचाने के लिए, उनको पता था अगर हम चुनाव में खड़े होते हैं तो उनकी क्या हालत होनी थी, उस छवि को अपना बचाने के लिए कि हमने इनको समर्थन कर दिया है। और ये आप कांग्रेस को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात कि जगजीवन जी, आज तक मुझे नहीं लगता, मेरा बहुत बड़ा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, मैं वैसी कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, छात्र जीवन से लगातार हम लोग संघर्ष थोड़ा बहुत करते आए हैं, उसमें हमने कभी उनको यहाँ पर देखा नहीं है। हमने कभी उनको इस पूरे कोविड में, हमारे कई लोग लगातार जो है लोगों के घरों में जा कर के राशन तक प्रोवाइड कर रहे थे, मैंने कभी उनको नहीं देखा कि कोई कार्यकर्ता या उनका किसी नाम से जा कर के कुछ ने कोई काम किया हो। अगर आप कभी किसी एक
समय में आप एक विधायक या कोई मंत्री रहे हैं, उसके बाद अब आप किसी एक कार्यकर्ता को भी मौका नहीं देंगे, खुद ही सारी मलाई खाने के लिए अगर आप बैठेंगे, इस विचार से अब अगर वो आए हैं तो बहुत स्वागत है। हमारे लिए तो एक टक्कर बहुत अच्छी हो गई कि अब मंत्री को जब हराएंगे तो अब तब हमें और इस बात की खुशी होगी। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया है, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर हम चुनाव में जाएंगे तो शायद जमानत ना जब्त हो जाए। उसको बचाने के लिए, अपनी छवि को थोड़ा बहुत ऐसे सामने रखने के लिए उन्होंने ये सारा खेल रचा है। एक रियासी, एक बुमाग, ये दोनों सीटें तो हम जीतने ही वाले हैं। रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ने वाली 6 सीटों में बहुत भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। 6 की 6 सीटें, ऊपर की अरनास की सीट, उसके साथ लगती हुई 2-4 सीटें हम लोग पक्का निकालेंगे। और इस बार का डीडीसी का चेयरमैन हमारा बनना लगभग तय है। चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, क्या यूथ सवाल कर रहा है आपसे 4G के बारे में? नहीं, यूथ सवाल भी कर रहा है, लेकिन यूथ के मन में ये बहुत वो है कि जब वो परिवार में देखते हैं, बच्चा बाद में बोलता है, माँ पहले बोलती है। ये पहली बार का चुनाव है, हम पहले भी चुनावों में गए हैं, लोग कई बार डांट दिया करते थे, फटकार दिया करते थे। ये चुनाव में होता है कि नहीं जी ऐसे नहीं पाना। निर्णायक भूमिका युवा ही निभाएगा। और युवा इंटरनेट नहीं चला पा रहा है, हाई स्पीड इंटरनेट, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखेगा इसका। आपने पहले भी कहा नुकसान हो सकता है। मैंने पहले ही कहा, हम नुकसान से या किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। हमारे लिए जो चीज़ सही देश हित में है वो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर उसका नुकसान अगर हमें होता है तो भी हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप एक शिक्षक भी हैं, जो देश हित में बात की आपने, तो जो विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है वो बात नहीं करेंगे आप? 4G के कारण या 4G के ना होने के कारण उनकी पढ़ाई को नुकसान तो हुआ है, लेकिन बिल्कुल उनकी पढ़ाई नहीं हुई है ये भी बात ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, फ़र्क तो पड़ा है बच्चों को, क्योंकि ये पूरे मतलब आप समझिए कि पूरे जम्मू कश्मीर के छात्रों को इसका फ़र्क पड़ा है। क्योंकि अगर 4G होता तो और अच्छे से पढ़ाई हो सकती थी, 2G में कुछ कम हद तक पढ़ाई हुई है। बोलते हैं अपने बड़े नेताओं को, जम्मू कश्मीर के प्रधान को या फिर सेंटर की लीडरशिप से बात करने की कोशिश करते हैं, और क्या सुनते हैं आपकी वो बात? हाँ नहीं, वो सुनते हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम भी जानते हैं कि 4G को तुरंत प्रभाव से लागू कर देना चाहिए, लेकिन क्यों प्रशासन कुछ कारणों से इसमें जो बातचीत चल रही है उसमें इंटरफेयर करने का मतलब है। उनको भी ये लगता है, हम लोग एक्चुअली, हमारा वो पहले वाली सरकारें नहीं है कि जिनका मन किया तो ये कर दिया, जिसका मन कर दिया तो वो कर दिया, ऐसा नहीं है। जो काम प्रशासन का करने वाला है, उप राज्यपाल के शासन को करने वाला है, वो वही लोग करेंगे। हमने राय पहले भी दी है, हमारे पहले के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव जी ने भी अपनी राय दी है। सबने ये कहा है, अंतिम निर्णय उप राज्यपाल के शासन और उनकी सुरक्षा एजेंसी, उसने जो भी रिपोर्ट पेश करनी है उनकी है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि 4G तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए। अंतिम सवाल है, मैं चाहूँगा कि ईमानदारी के साथ आप इसका जवाब दें। क्या वाकई में जो स्टूडेंट नेता थे राघव कृष्ण केसर, अब उनकी दार कम हुई है भाजपा में आने के बाद? अब वो उतनी मुखरता के साथ मुद्दों को उठा नहीं पा रहे या हल नहीं करवा पा रहे हैं जिस तरह से विद्यार्थी नेता के समय किया करते? देखिए आंटी जी, राजनीति में धार कभी भी कम नहीं होती है। समय अलग अलग होते हैं, समय अलग अलग होते हैं। मैं कई बार लोगों से भी कहता हूँ, जब हम आंदोलन किया करते थे, हमें मुद्दों को पकड़ के रखना चाहिए, कभी भी किसी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए, बना के भी रखना चाहिए, मुद्दे हल नहीं करना चाहिए। ये मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने जो धार की बात की कि हमने कभी भी छोड़ा नहीं कि 4G को लागू नहीं करना चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये टोल वाला मुद्दा जी हल ही नहीं होना है कि आप पकड़ के रखेंगे मुद्दों को और जनता वेट करेगी कि आप 6 साल भी किसी मुद्दे को लटकाएंगे, उसके बाद हल करवाएंगे तो आपके पक्ष में। फिर आप वो कहना चाहते हैं, मेरे से कहलवाना चाहते हैं जो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने कभी भी हाथ नहीं खड़े कर दिए किसी भी परिस्थिति में। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। जो हमारे हाथ में है, जो मैं कर सकता हूँ अपने एंड पर, वो हमने किया है। जो निर्णय कुछ ऊपर के स्तर पर होने हैं वो उन्होंने करने हैं, लेकिन हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो धार कभी भी कम नहीं होती है। कभी भी वो दराटी होंगी ना पुरानी, उसी जिले जरूरत पौंदी ओल्ले उसी भलाई सकते हैं, तो उगे जी पहले जी हो जाती है। इस वास्ते कोई ऐसी गल नहीं है, हम करेंगे। और ये कहने का मतलब ये है कि अभी की जो हमारी लड़ाई है, वो सीधे सीधे राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच की जिनको आपने, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, वो जिनको आपको लद्दाख में आपने समर्थन दिया हुआ है, इस पर स्पष्ट तौर पर आप मेरी बात सुनिए अंशी जी। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ।
लद्दाख में आपको कोई आपत्ति नहीं, देश विरोधी ताकतों के साथ आपको कोई आपत्ति नहीं, और यहाँ पे वो राष्ट्र विरोधी हो मेरी गए। बात सुनिए आप, हिमाचल में जमीन लेने के लिए वहाँ का एनसी भी उतना ही राष्ट्र विरोधी है। आज कांग्रेस ने उसके साथ का पल्ला पकड़ करके भी उतना ही राष्ट्र विरोधी है, पीडीपी और बाकी सारी ताकतें। मैं ये चाहता हूँ कि इस मुखरता के साथ मुद्दे हल नहीं करेंगे राष्ट्र विरोधी। ये प्रश्न आप उनसे भी पूछिए, क्यों मैं भूल जाऊंगी ये राष्ट्र विरोधी नहीं है, क्यों मैं भूल जाऊं इस बात को। हम भी सवाल करेंगे कि अगर लद्दाख में आप समर्थन देंगे तो हम भी आपसे सवाल करेंगे और बार बार करेंगे। ये बात गलत है। आप क्यों ये भूल जाते हैं कि 70 सालों से उन्होंने हमारा क्या हाल किया है? बताइए जरा उनके कौन से बिजनेस चल रहे हैं जिसके वजह से आप केंद्र सरकार में जब आपकी सत्ता थी इससे पहले, तो आपने एनसी का समर्थन वहां भी लिया हुआ। सुनिए अंशित जी, आज मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसको सुनने को तैयार क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? आप मुझे बताइए। चलिए मैं पहले सवाल कर देता हूँ आपसे, आप उसका जवाब दीजिएगा। बात कह रहा हूँ आपको, मेरे दो आपको एनसी के नाम से इतनी छटपटाहट क्यों हो रही है? मैं दो सवाल करूंगा, जब बात चलने होने देंगे, मैं वही कह रहा हूँ, इतना छटपटाने की आवश्यकता नहीं है। आज एनसी हारेगी, उसको हम हराएंगे, उसमें अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो होती रहे। मैं बात सिर्फ इतनी कह रहा हूँ। आप क्यों ये कह रहे हैं? दो चीजें जो है आप कहते हैं मीडिया में बहुत चल रही है कि आप क्यों राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र भक्त लोगों की बात करते हो, आप क्यों मोदी के नाम पे वोट मांगते हो? क्यों ना मांगे हम मोदी के नाम पर वोट? किसने दिए ये गैस सिलेंडर? मुझे बताइए आप। गांव में जहां पर बिजली नहीं पहुंचती थी वहां तक बिजली पहुंचाने का प्रयास ऊपर से हो चुका है, नीचे अगर कुछ कमी रही तो रही होगी, लेकिन क्यों ना हम उनकी बात करें? हम क्यों मोदी जी की बात ना हम करें जिसने कई महीनों से जो है फ्री का राशन दिया? क्यों मोदी जी की बात हम ना करें जिसने हमें 5-5 लाख के बीमा के आयुष्मान भारत की बात की? क्यों हम जो है अटल ज्योति योजना को भूल जाएं? क्यों हम मोदी जी का नाम ना लें? एक कारण बताइए। क्या आप चाहते हैं कि उस एनसी के शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की बात करें हम, जिसने हमारे तहसील और मतलब डिस्ट्रिक्ट से तहसील बना दी हमने? हम उसकी बात करें, मोदी की बात ना करें। हम मोदी जी की जो नीतियां हैं उसको लागू करने के लिए दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं, और केंद्र की नीतियां योजनाएं कभी भी जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचती थी। उसी का खामियाजा तो हम लोग भुगत रहे हैं। केंद्र से हमेशा यहाँ पर अगर फंडिंग भी आती थी, ये कुछ परिवार बैठ करके लूट करके घसूट करके यहाँ पर चट कर जाया करते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ उन लोगों के विरोध में हम लोग खड़े हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं। अगर वो चाइना के समर्थन की बात करते हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी होकर के यहाँ पर अगर चुनाव लड़ती है तो वो भी उतनी राष्ट्र विरोधी है। अब आपने अपनी बात रखी, अब राष्ट्र विरोधी ताकतों अब आपने ये करेंगे हम, और दावे के साथ करेंगे। अगर लोगों को आपत्ति होगी तो वो हमें ना वोट दें, वो तय करेंगे, लेकिन हम ये राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रभक्त की बात करेंगे। लेकिन लोग तो ये भी देख रहे हैं। मेरे 3 सवाल आपसे हैं। जिनको आप राष्ट्र विरोधी कहते हैं उन पर आप कार्रवाई नहीं करते, लेकिन लद्दाख में उन्हीं का समर्थन लेते हैं। केंद्र में आपकी जब पहले सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, तब भी आपने एनसी का समर्थन लिया था। राज्य में आपने पीडीपी के साथ मिलकर सत्ता का मजा लिया, जैसा कि आपने ही कहा कि नेता मलाई लूटते हैं, मलाई लूटी। तो फिर आप उनको राष्ट्र विरोधी कहेंगे और फायदा लेंगे चुनावों में और उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाए। कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? अभी कितनी देर से वो सब लोग अंदर थे, अभी बाहर आए हैं। कार्रवाई लगातार हो रही है उनके। लगातार आप देख रहे हैं रोशनी एक्ट में जो उनके स्कैम सामने, उनके नाम सामने आ रहे हैं। आप देखेंगे क्रिकेट एसोसिएशन के स्कैम में उनका नाम बाहर आ रहा है। ये क्यों ना माने कि अगर यहाँ पे आपको कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है तो क्या आप उन लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? क्या आप ऐसा दावे से बोल सकते हैं? क्या जैसे लद्दाख में आपने समर्थन? एक दावे से आपको ये बात कह सकता हूँ कि हम फुल फ्लैज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाएंगे। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। एनसी के किसी मेंबर की या पीडीपी के किसी मेंबर की जरूरत पड़ती है तो क्या समर्थन लेंगे या नहीं? यहाँ पर एनसी या कांग्रेस की कोई भी सीट निकलने वाली नहीं है, आप उनको भूल जाइए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लैज मेजॉरिटी के साथ चेयरमैन बनेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद जी। जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा जिला रियासी में, ये कहना था राघव कृष्ण केसर जी का। तमाम सवालात हमने इनसे करने की कोशिश की, हालांकि लद्दाख के मुद्दे पर ये बचते नज़र आए और उस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नहीं देते दिखे। फिलहाल तमाम सवालात किए और इनके जवाब भी आपने सुने। 22 तारीख को ही निर्णय होगा कि रियासी ज़िले में किसकी सत्ता आने वाली है जिला विकास परिषद के चुनावों में और कौन चेयरमैन बनने वाला है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।